तो विश्व बैंक के बाद हम देखते हैं IMF के बारे में बात करेंगे। IMF का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में और काम करना शुरू कर दिया था इसने 1947 से काम करना शुरू कर दिया था। हेडक्वार्टर से में वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और दोनों के जो सदस्य देश हैं वो 189 है। जो देश, याद रहे कि जो देश IMF का सदस्य हो जाता है वो स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य हो जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्थापना का, वो देखते हैं। पहला कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे जो वित्तीय स्थिरता कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना, सुनिश्चित करना वैश्विक लेवल पे। दूसरा, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है एक देश का दूसरे देश के साथ, उसको बढ़ावा देना। और तीसरा, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको क्या करना, बढ़ावा देना। और हाई एम्प्लॉयबिलिटी, जो रोजगार है उसके स्तर को ऊंचा करना। और पांचवा है विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना। जो एक्सचेंज रेट होता है, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ लेन देन करती है तो उसमें जो उसको कहते हैं विनिमय, तो उसमें स्टेबिलिटी लाना, उसको उस स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, ये काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना। एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करेगा और जो पैसा पेमेंट करता है उस पेमेंट को, उस भुगतान को कहते हैं भुगतान संतुलन। इसमें जो समस्या आती है दो देशों के बीच में, उसकी समस्या को दूर करना ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। इसके अलावा IMF का काम है कि इंटरनेशनल लेवल पे लिक्विडिटी को बनाकर रखना। लिक्विडिटी कहते हैं तरलता, यानी जो डेली यूज के लिए आदमी क्या करता है, पैसा खर्च करता है, उसको कहते हैं तरलता सुनिश्चित करना। और ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, अल्पकालीन ऋण देता है, जबकि विश्व बैंक जो देता है वो दीर्घकालीन ऋण देता है। और ये गैर रियायती ऋण देता है IMF, इसमें रियायत नहीं मिलती, जबकि जो विश्व बैंक देता है वो रियायती ऋण होता है और ये शर्तों पर आधारित होता है। जबकि विश्व बैंक जो ऋण देता है वो उसके लिए शर्त की जरूरत नहीं होती है। और ये कोटे का भी निर्धारण करता है, जो इसके सदस्य देश है उनको कोटा मिलता है। किसको कैसा कोटा मिलता है, उसकी जो मुद्रा है SDR, इसके बारे में बात करते हैं। IMF एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले IMF ने अपनी करेंसी जारी की 1969 में, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। ये तरह की आर्टिफिशियल करेंसी होती है, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। पेपर गोल्ड कहने के पीछे लॉजिक ये कहानी है कि पहले गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट चलता था। जब एस्टेब्लिश हुआ IMF, तो एस्टेब्लिश होने के बाद अमेरिका को कहा गया कि आप $1 करेंसी छाप सकते हो, बशर्ते कि आप अपनी फेडरल रिजर्व में इतना सोना रखो, 0.88 ग्राम गोल्ड अगर आप रखते हो फिर आप $1 छापोगे। इस तरह से अमेरिकी डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी बन गई। और फिर अदर कंट्री की जो करेंसी थी उसको पैच कर दिया गया अमेरिकन डॉलर के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि पहली प्रॉब्लम ये कि जो अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसको वार्निंग दी थी कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और आगे तक की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि गोल्ड का जो प्राइस होता है, जनरली गोल्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ता जाता है और दूसरे देशों ने क्या करना शुरू कर दिया कि डॉलर को अपने पास जमा करना शुरू कर दिया। तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एक तो डॉलर का स्टोर करना शुरू कर दिया अदर कंट्रीज ने, दूसरा गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है। तो जो $1 में पहले 0.88 ग्राम गोल्ड मिलता था, कुछ दिनों के बाद जो है वो $2 में मिलने लगा कि इतना सोना लेने के लिए आपको $2 लाना होगा। इससे क्या हुआ कि जो कंट्रीज डॉलर को जमा करके रखी थी तो उनके पास अविश्वास आ गया, विश्वास उनका उठ गया डॉलर से कि उसकी जो परचेजिंग पावर हुई वो कम हो गई। तो एक तो डॉलर पर से विश्वास कम हो गया, दूसरा ये कि गोल्ड जो अमेरिका के पास था रिजर्व, तो आदमी क्या करता था, डॉलर लेके जाता था और अमेरिका से सोना लेकर चला आता था। तो अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व था वो कम होने लगा। तो 1973 में 1973 में रिचर्ड निक्सन ने इसको खत्म कर दिया, कहा कि ये गोल्ड सिस्टम नहीं चलेगा। उसके बाद उसने कहा कि डॉलर को पैच कर दिया उसने दूसरे देशों की करेंसी के साथ कि $1 बराबर किसी भी देश की, अदर कंट्रीज की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी वो अमेरिकन गवर्नमेंट या फेडरल रिजर्व तय नहीं करेगा, बल्कि वो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तय करेगा। किसी मार्केट का जो फोर्स है, किसका, डिमांड का और सप्लाई का, उसके हिसाब से वो तय होगा। और इस तरह से गोल्ड सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि RBI ने क्या किया। भारत सरकार खासकर RBI जो है 1935 to 1956 जो करेंसी छापने का ये था, तो RBI ने क्या 1935 से लेकर 56 तक ये रूल था कि आप करेंसी छाप सकते हो इंडियन रुपीज, लेकिन आपके पास कितना 40% गोल्ड होना चाहिए। किसका, जितनी करेंसी छाप रहे हो उसकी वैल्यू का 40% गोल्ड आपके पास होना चाहिए। ये 56 तक था। 1956 के बाद आया कि नहीं, आपके पास 115 करोड़ का भी गोल्ड हो तो चलेगा,
साथ में आपके पास होना चाहिए 400 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं जो आरबीआई के पास होता है। अगर हम अपने देश से डॉक्टर, इंजीनियर या किसी को भेजते हैं बाहर में और वहाँ से पैसा, जैसे अमेरिकन डॉलर या रियाल या जापानीज करेंसीज है, ये करेंसी जो आती है वो आरबीआई के पास जमा होती है, तो उसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो इसने कहा, आरबीआई के पास ये गाइडलाइन थी कि आप करेंसी छाप सकते हो, लेकिन आपके पास गोल्ड जो है 115 करोड़ का होना चाहिए और फॉरेक्स रिजर्व कितना होना चाहिए 400 करोड़। फिर आप जितनी चाहो करेंसी उसके हिसाब से छाप सकते हो। 1995 के बाद है कि नहीं, इसको भी खत्म कर दिया और कहा कि आपके पास सिर्फ 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और आप क्या कर सकते हो, करेंसी पब्लिश कर सकते हो जितना मन मुताबिक मतलब इतना भी नहीं। तो उसमें एक अच्छी जो गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट होती है, तो आरबीआई इतना ही करेंसी पब्लिश करेगी, इतना ही करेंसी छापेगी जितना कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट होगी, ताकि बैलेंस शीट का बैलेंस मिल जाए बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की एसेट्स है वो एसेट्स के बराबर में हो जाए। तो उसका गवर्नमेंट की एसेट्स का ख्याल रखते हुए आरबीआई क्या करती है, करेंसी पब्लिश करती है। और फाइनली लास्ट में दो चीज़ हम देख रहे हैं कि आईएमएफ जो है रिपोर्ट भी पब्लिश करती है वर्ल्ड लेवल पे, जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये दो रिपोर्ट आईएमएफ पब्लिश करती है और वर्ल्ड बैंक 5 रिपोर्ट पब्लिश करती है।